बीच में उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस पार्टी के विधायकगण, विशेष तौर पे विशेष रूप में जो हमारे अभी जिन्होंने कल शपथ ली, आप लोगों ने कल कवर किया सारे अखबारों में, तो जो सबसे नए विधायक है हरियाणा विधानसभा में, चुनाव में जीत के आए, इतिहास रच के आए हैं हमारे भाई हिंदूराज निर्वाल भालू जी और सभी सम्मानित विधायकगण और सभी प्रेस के हमारे साथी, आप लोग पहुँचे हमारी प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और रिलेटेड दिवाली की भी आपको विशेष देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पूरे त्योहार के सीज़न की, आने वाले समय के लिए आपको ढेरों खुशियाँ मिले आपके घर परिवार। देखिए, बड़ौदा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप स्वयं समझ रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव का जो नतीजा, उस नतीजे को लेकर, उस नतीजे के क्या मायने हैं प्रदेश की राजनीति में, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच में हम अपनी बात रखेंगे। तो इससे पहले कि इसके हम आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हम अपना स्टैंड आपके बीच में रखें, पहले तो आपके समक्ष हम उन विषयों को रखना चाहते हैं जिन पे हमने चुनाव लड़ा, ताकि ये आप समझ पाएँ कि जो जनादेश लोगों ने जो दिया है, इसमें कौन से मुद्दों को लोगों ने पे मोहर लगाई है और कौन से मुद्दों को लोगों ने नकारा है। 6-7 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने चुनाव लड़ा। पहला मुद्दा था 10 साल की हुड्डा सरकार का कार्यकाल बनाम 6 साल बीजेपी की सरकार का। आइए अनुराग जी, 6 साल भाजपा की सरकार का कार्यकाल। तो खट्टर सरकार 6 साल से है, जिसमें बीजेपी सरकार पार्ट 1 और बीजेपी और जेजेपी सरकार पार्ट 2। अब तो 6-6.25 साल हो गए इसको। और लोगों के बीच में हमने कहा कि तराजू पे लेकर आप तुलना कीजिए, हरियाणा विकास के मामले में, हर दृष्टि खुशहाली के मामले में, किसान नौजवान के रोजगार के मामले में कौन सा कार्यकाल बेहतर था। और लोगों ने इस समय ये फैसला सुनाया जो आपके बीच में। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर मोटी जो बात है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल के कार्यकाल के बाद 2014 में जब भाजपा को जो सत्ता में बिठाया गया लोगों द्वारा प्रदेश में, उस समय हरियाणा पे 60,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 2,30,000 करोड़ का कर्जा पहुंच गया। कर्जा तो लगभग 4 गुना हो गया, मगर विकास कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कोई बड़ा परियोजना, कोई प्रोजेक्ट नया आने की बात तो दूर है। जो पहले से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स थे वो भी हर इलाके के अंदर वो कैंसिल होते हुए नजर आए। और इस इलाके में भी रेल कोच फैक्ट्री आनी थी बहुत बड़ी, गोहाना में, वो बनारस चली गई। महम में एयरपोर्ट आना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बीच में आपके माध्यम से मैं उसको उठाता रहा कि वो मंजूर शुदा एयरपोर्ट था, वो नोएडा में चला गया। आज तक कोई सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी नहीं दिया उस बात पे। इतना ही बड़ी परियोजना थी वो हरियाणा के लिए। हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलता अगर महम में एयरपोर्ट आता। 4 जिले टच होते थे उससे, भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक। मगर नोएडा चला गया, घर तक भी नहीं हुआ इस सरकार को। तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई विकास कार्य, कोई लंबा चौड़ा पूरे प्रदेश में, ना इस इलाके में ना पूरे प्रदेश में तो हुआ नहीं। मगर कर्जे में हरियाणा 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हरियाणा पे कर्जा चढ़ गया। और जो प्रदेश विकास के मामले में 2014 तक देश में सबसे अग्रणी प्रदेशों में से एक था, विकास दर में, GSDP ग्रोथ रेट में देश में नंबर 1 पे आया। प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बड़े राज्यों में नंबर 1 पे आया। प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट रेट में देश में नंबर 1 पे आया। जो प्रदेश, वो प्रदेश
उस पटरी से, विकास की पटरी से उस प्रदेश की गाड़ी उतार दी सरकार ने 6 साल में। और वही प्रदेश आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है। आप देखते हैं हर महीने आंकड़े आते हैं, जो इस महीने का आंकड़ा है वो 27.7% है। ये 40% तक भी पहुंच गई थी बेरोजगारी। मगर एक चीज उस आंकड़ों में, बाकी प्रदेश ऊपर नीचे होते हैं, मगर एक चीज स्थायी तौर से तय हो चुकी है कि हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध दर में नंबर 1, महिलाओं के ऊपर अपराध दर में नंबर 1। आपने फरीदाबाद में देखा, बाकी जगह देखा किस तरीके से दंदनाते हुए अपराधी गोलियां चलाते हुए घूम रहे हैं। जंगल राज उन पे बेखौफ, कोई कानून व्यवस्था, कोई कानून प्रशासन का उन पे कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं। कहीं बहन बेटियों को अपहरण करने के प्रयास हो रहे हैं, कहीं गोलियां चल रही हैं। ये जंगल राज हरियाणा में कायम हो चुका है। तो अपराध, और ये केवल जंगल राज कहने की बात नहीं है, अपराध दर में गृह मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार महिलाओं के ऊपर अपराध दर में हरियाणा नंबर 1, और भ्रष्टाचार में भी हरियाणा नंबर 1। यहाँ तक कि एक मुद्दा ये भी था कि भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को लूटने में सरकार ने कोरोना काल भी नहीं के दौरान भी लोगों को नहीं छोड़ा। कोरोना काल में भी कहीं शराब घोटाला सामने आया, कहीं धान घोटाले को पे पर्दा डालते हुई सरकार दिखाई दी, तो कहीं रजिस्ट्री घोटाले के माध्यम से लोगों को किस तरीके से लूटा जाए वो सारी प्रक्रिया सामने आई। तो कोरोना काल में भी मतलब प्रदेश का नाम खराब करने का काम इस सरकार ने किया। देश में खबर उठाते थे तो बाकी प्रदेशों से खबर आती थी कोरोना के लिए ये राहत दी गई, इस वर्ग को राहत दी गई, उस वर्ग को राहत दी गई, और हरियाणा की खबर आती थी कि हरियाणा में शराब घोटाला चल रहा है, हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला चल रहा है। तो हरियाणा को भ्रष्टाचार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया। हरियाणा पटरी से उतार दिया, जो देश में सबसे विकास में आगे था, जो देश में विनाश में आगे पहुंचा दिया। ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में था। 10 साल हुड्डा सरकार बनाम 6 साल खट्टर सरकार। हुड्डा साहब ने शुरुआत में एक बात कही थी, अगर जब मुख्यमंत्री जी कहते थे, सरकार कहती थी कि हमने बहुत काम किया, तो कहते थे कि आप चुनाव में स्वयं आ जाए, मैं भी आ जाता हूँ, आप भी आ जाएं, लोग फैसला कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी कहते थे कि उनको आने की जरूरत नहीं, उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हुड्डा साहब को हरा देंगे। बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब भाई अनुराग नरवाल जी को वहाँ से टिकट मिली, कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने, जिनका नाम ही कोई नहीं जानता, डमी कैंडिडेट हैं। मुझे आशा है विधानसभा में साथ बैठेंगे, कल शपथ हो गई इनकी, अब थोड़ा बहुत नाम भालू जी का मुख्यमंत्री जी भी पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे। जनता ने उस बात को नकारने का काम किया। दूसरा मुद्दा हमारा था किसानों का। किसान को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, किसान को 6 साल तक ना भाव मिला, ना सम्मान मिला, ना खरीद की प्रक्रिया। हर फसल का सीजन किसान के लिए नए नए तकलीफ और कष्ट लेके आया। 6 साल तक ना एक्सपोर्ट खुला, जो धान पहले एक्सपोर्ट में बाहर जाती थी 4 और 5 हज़ार क्विंटल तक, वो 1.5-2 हज़ार तक इन 6 साल के अंदर किसान को देनी पड़ी। चाहे वो गन्ने के भाव की बात हो, चाहे धान की बात हो। गन्ने में हमारे समय 193 रुपये हमने बढ़ाया गन्ने का भाव, 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये क्विंटल करने का काम किया। देश में सर्वाधिक बढ़ोतरी और देश में सर्वाधिक भाव, ये 10 साल का रिकॉर्ड था गन्ने का। और बिना डिले के पेमेंट, कभी पेमेंट को लेकर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ हरियाणा। और इनकी सरकार में बमुश्किल उसको बढ़ाकर 340 और अभी 10 रुपये जो बढ़ाया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं डीजल का रेट कितना बढ़ गया। जो डीजल 45-50 रुपये होता था, आज कहाँ है। जो कट्टे, जो अपना खाद का कट्टा है, उसका भाव लगभग दुगना हो गया। यूरिया का, डीएपी को जीएसटी के दायरे में। उस हमारी सरकार में वैट 0% थी, 0% वैट। हरियाणा अकेला प्रदेश था, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे 0% वैट था। आज इन्होंने जीएसटी के दायरे में ले लिया है, तो कितना भाव बढ़ गया, कितना खर्चा बढ़ गया किसान का। मगर भाव
10 रुपये जो अभी इस साल इस सीजन में बढ़ाएगा उसको रिजेक्ट करते हैं। तो किसान का जो मुद्दा था उसमें भाव की बात थी, चाहे धान का हो, चाहे गन्ने का हो, चाहे पॉपुलर का हो, चाहे बाकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हो, वो तो नाकाफी थी। मगर अब तो सरकारी खरीद पे भी ग्रैंड लगाने के लिए 3 काले कानून सरकार लेके आई, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव हरियाणा पंजाब के किसान को पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो लोगों ने इन 3 काले कानूनों को भी रिजेक्ट करने का काम इस चुनाव में किया। तो दूसरा हमारा मुद्दा ये किसान के जो 3 कानून, इसको भी लेके हमने कहा कि अगर ये कानून गलत है तो आप हमारा साथ दो, अगर ये कानून सही है तो आप चाहे भले प्रदेश सरकार का साथ दो। और हमारे स्पष्ट उस कानूनों को लेकर हमारे स्पष्ट स्टैंड है, हम निजी खरीद के खिलाफ नहीं। निजी खरीद हो मगर मंडी व्यवस्था में हो और एमएसपी या एमएसपी के ऊपर हो। सरकार चौथा कानून लाए, जैसे कि हुड्डा सरकार ने 2007 में एपीएमसी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स बनाए थे 2007 में, और अब पंजाब ने उसी कानून को पंजाब ने पारित किया है कि अदानी अंबानी को निजी कोई खरीद करने को आती है कंपनी, हमें ये सुनिश्चित कैसे करें कि वो एमएसपी या एमएसपी के ऊपर, और उससे अगर नीचे खरीदती है तो उसकी सजा का प्रावधान और प्रतिबंध हो ऐसे खरीद पे, ताकि शोषण ना हो, ना किसान का ना ग्राहक का। तो इस मुद्दे पे लोगों ने हमारा साथ दिया, सरकार के स्टैंड को, जो सरकार कह रही है, अभी भी सरकार कह रही है, ऐसी हमने प्रजातंत्र में ऐसी असंवेदनशीलता नहीं देखी कि जनादेश का इतना उपहास उड़ाते किसी को नहीं देखा। अभी भी कह रही है सरकार की हमारे कानून ठीक है, कृषि कानून, लोगों ने रिजेक्ट किया। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तीसरा मुद्दा नौजवान की बेरोजगारी। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, पहले मैं उस बात का जिक्र कर चुका हूँ। लगातार हर महीने हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का हरियाणा का आंकड़ा आता है। और बेरोजगारी दूर करने की बात तो दूर की बात है, ना तो निवेश हो रहा निजी क्षेत्र में, और सरकारी क्षेत्र में छटनियाँ जारी हैं। तो पीटीआई हटाई जा रहे हैं, अभी ड्राइंग टीचर को हटाने का फैसला ले लिया गया है। तो ये आपके सामने है। तो तीसरा ये मुद्दा नौजवान की देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी का। चौथा कानून व्यवस्था का मुद्दा हम लोगों के बीच में लेके गए, जो अपराध दर में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंचा है। पांचवा, गरीब आदमी के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियां हमारे समय चल रही थी, उन नीतियों को बंद करने का काम सरकार ने किया। हमें छत्तीस बिरादरी का साथ मिला, गरीब आदमी ने, छत्तीस बिरादरी में गरीब परिवारों ने हमारा बहुत साथ दिया इस चुनाव में। उसका कई कारण ये रहा कि बहुत सी योजनाओं को, नीतियों को सरकार ने बंद कर दिया। इंदिरा आवास योजना, मकान की योजना बंद कर दी सरकार ने, मनरेगा की योजना की स्कीम आदि कर दी सरकार ने, दाल रोटी की स्कीम पहले बंद हो चुकी थी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम, और जो कॉलोनीज बनती थी गाँव में 100 गज के प्लॉट के आधार पर, वो स्कीम खत्म कर दी सरकार ने। टंकी टूटी की योजना बंद करके लोगों के हाथों में बिल थमा दिए पानी के सरकार ने। तो हमें जो है ये पांचवा हमारा मुद्दा था। छठा और महत्वपूर्ण मुद्दा, एक मुद्दा छठा जो मुद्दा रहा वो जेजेपी ने जो सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था, जमुना पार नारा देकर अपने आप को कुर्सी का यार साबित किया था, अपने मतदाता के विश्वास को तोड़ने का काम किया था, विश्वासघात कर पीठ में छुरा भोगने का काम स्वयं के मतदाता से किया था, क्योंकि इससे बड़ी राजनीतिक अनैतिकता का उदाहरण शायद ही देश में कोई देखने को मिले। हमने लोगों को कहा कि अगर जेजेपी ने सही समर्थन दिया है भाजपा को तो आप उनके पक्ष में वोट दें, और अगर गलत दिया है तो हमारे पक्ष में वोट। ये गठबंधन अगर नैतिक है तो आप सरकार को दें, और ये गठबंधन अगर अनैतिकता के आधार पे स्थापित किया गया है कि वोट किसी और नाम से ली गई और सपोर्ट किसी और को जाके चंडीगढ़ में रातों रात सौदे और डील करके दिए गए, तो आप हमारा साथ दें, क्योंकि राजनीति में नैतिकता की भी एक बड़ी लड़ाई है। क्योंकि लोगों के साथ इस तरह से विश्वासघात किया जाएगा तो फिर क्या लोकतंत्र रहेगा। कल को कोई भी किसी नाम से वोट लेके किसी और को सपोर्ट कर सकता है। तो लोगों ने पूरी तरीके से जेजेपी के स्टैंड को नकारते हुए बड़ी चोट, वोट की चोट, इस फैसले को नकारते हुए वोट की चोट लोगों ने दी। तो अब स्पष्ट है, ये हमारे
जो मैंने कहा ये 6-7 मुख्य मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में गए, और लोगों ने इन मुद्दों पर हमारा साथ दिया, और लोगों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे समय में जब 4 साल सरकार के बचे हों, हाँ जब वो भी निकल रहे हैं, 4 साल सरकार के बचे हों और सरकार ने अपने सारे घोड़े खोलने का काम किया हो, आपके सामने लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने में रिकॉर्ड बनाया गया, उसमें भी ये बीजेपी गठबंधन सरकार देश में नंबर 1 पे आई। इस चुनाव में हर तरीके का लोकतंत्र को ठेस पहुंचाया गया। हमारा मुकाबला भाजपा पार्टी और जेजेपी पार्टी से नहीं था, केवल इनसे तो थी, हमारा तंजत था ही हमारा मुकाबला, मगर हमारा मुकाबला एक बड़े गठबंधन के साथ था, जिसमें बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी, सिलेंडर पार्टी, शराब पार्टी, सिलेंडर बांटे गए, शराब बांटे गए, पैसा पार्टी, सूट बांटे गए लोगों को, चीनी के कट्टे पार्टी, चीनी के कट्टे भी बांटे गए, घी की पीपी पार्टी। हमारा एक बहुत बड़े गठबंधन के साथ मुकाबला था, और सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार से इस चुनाव में डरा धमकाकर पोस्टिंग के लिए उनकी हर तरह के जो है दबाव देके, और सरपंचों के फोन भी टैप हुए, ऐसा कभी नहीं देखा गया हमने। 6 महीने को लंबा चला, कोरोना की वजह से ये उपचुनाव इतना लंबा चलता नहीं, तो ये 6-7 महीने से जो सरपंचों के टेलीफोन भी टैप हो रहे थे, जिन पे दबाव भी दिया गया, प्रलोभन भी दिए गए। तो हर तरीके से सरकार ने अपने सारे प्रयोग किए, बेखौफ प्रयोग किए, मगर जो है फिर भी लोगों का साथ मिला। तो ऐसे में हम लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसके अब आने वाले समय में इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पे बड़ा प्रभाव रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। हमारा ये मानना है, ये तो हमारे मुद्दे हो गए, सारे चुनाव का नतीजा हो गया। आने वाले समय के लिए मैं थोड़ी 2 मिनट अपने क्या प्रभाव रहेगा, फिर आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आने वाले समय में जिस दिन ये बड़ौदा की गिनती समाप्त हुई थी, हमारा मानना है उसी दिन इस गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कल हम जब शपथ समारोह से बाहर निकल रहे थे, तो आपके कुछ साथी पूछ रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि सरकार हिलेगी, सरकार कैसे हिलेगी, पूछा था। तो वो सरकार ऐसे हिलेगी कि आपने देखा होगा कि इस गठबंधन में अविश्वास की दरार नतीजे के साथ ही आ गई, और वो कैसी दरार है मैं बताता हूं आपको। एक दरार तो है बीजेपी की और जेजेपी की। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आया कि जेजेपी की वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई, तो अविश्वास की दरार। तो जिस गठबंधन में अविश्वास की दरार आ जाए, जिस इमारत में, जिस दीवार में दरारें आ जाएं, सरकारी नियम है, सरकारों ने बनाया है कि अगर किसी इमारत में, किसी सरकारी इमारत में दरार आ जाए तो असुरक्षित घोषित हो जाती है, यानी कभी भी गिर सकती है। कोई घटनाक्रम हो जाए तो बहुत इमारतें गिर जाती हैं। तो ये इसमें भी अब अविश्वास की ऐसी दरार आ गई कि असुरक्षित गठबंधन ये घोषित हो चुका है। जेजेपी का क्या स्टैंड है इस बारे में हम पूछना चाहते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की बात सही है कि उनकी कोई वोट उनको ट्रांसफर नहीं हुई? क्या जेजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं? दूसरा वो अविश्वास, एक तो अविश्वास की दरार आपस में इनके आ गई। दूसरा अविश्वास, ये आपने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा होगा। चुनाव के अंतिम दौर में एक तो भाजपा को जजपा पे विश्वास नहीं है, मगर भाजपा के उम्मीदवार को भाजपा की सरकार पे ही विश्वास नहीं रहा।
चुनाव के आखिरी 4 दिन, आखिरी 5 दिन पूरे बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये होल्डिंग लगाए गए। इन होल्डिंग्स में जो बड़ौदा गए थे वो सारे देख के हंस रहे हैं, कुछ आपके साथी बड़ौदा भी गए थे। इन होल्डिंग्स में जो इनके उम्मीदवार थे उन्होंने मोदी जी, नड्डा जी, दुष्यंत जी, धनखड़ जी, निशान सिंह, खट्टर साहब की फोटो ही नहीं लगाई। ये आखिरी दौर की बात है, आखिरी हफ्ते की बात है। पूरे बड़ौदा के हर गांव, हर चौक में ये होल्डिंग लगाए गए। तो यानी कि वो समझ गए थे कि सरकार को लेकर लोगों का क्या रुख है, सरकार से अपने आप को अलग दिखाने की कवायद। उपचुनाव में कोई उम्मीदवार जो सरकारी सत्ता दल का उम्मीदवार हो वो मुख्यमंत्री जी की फोटो ही हटा दे, तो ये अविश्वास इनके उम्मीदवार ने अपनी सरकार के मुखिया के प्रति व्यक्त कर दिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस सरकार के जो सत्ता दल हो उनके उपचुनाव में 4 साल सरकार के बच्चे हों, 4 साल, और उनके उम्मीदवार का विश्वास उनके मुखिया पे ना हो, उनके चेहरे पे ना हो, तो ये केवल जनता ने अविश्वास नहीं व्यक्त किया, केवल भाजपा ने जजपा पे अविश्वास व्यक्त नहीं किया, इनके उम्मीदवार ने भी इन पे ये अविश्वास व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कहा कि और इसके अलावा ये इन्होंने किया, खैर वो मेरा कहना शायद सही नहीं है, मगर इनके परिजनों ने भी बीच में बाइट्स आई जिसमें कहा कि आप पार्टी ना देखिए, आप उम्मीदवार को देखने का काम करिए। तो आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी ना देखने की बात क्यों कह रहे होंगे, लोगों में क्या रिस्पांस मिल रहा होगा इस सरकार की कार्यशैली को लेकर। तो लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार की कार्यशैली को नकारा, जजपा के फैसले को नकारा, जो उन्होंने भाजपा को समर्थन देने का जो फैसला किया, और एक तरीके से लोगों ने राइट टू रिकॉल का प्रयोग किया। 4 साल सरकार के बचे हो और कांग्रेस की वोट हमारी वोट 20 और 21 हजार बढ़ जाए। हमारी पिछले चुनाव में वोट वहां पे लगभग 40 हजार के करीब वोट थी, अब वो बढ़कर 60 हजार से ऊपर चली गई, पहुंच गई। तो इतनी बड़ी जो मात्रा में हमारी वोटों में बढ़ोतरी हुई हो, आइए नीरज जी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अविश्वास लोगों ने व्यक्त किया है वो किस भावना से अविश्वास व्यक्त किया। सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए, मगर बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, मगर लोगों का विश्वास ही नहीं बना उन वायदों में, उन घोषणाओं में। जल्दी ही जो 4-5 बड़ी घोषणाएं करी थी बड़ौदा हल्के के लिए, ये भी हम कहना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी की करी थी घोषणा, सरकार ने यूनिवर्सिटी बनेगी। राइस मिल की करी थी, IMT की करी थी, जो हमारे समय का प्रोजेक्ट था लार्ड वैली में, जो कैंसिल हो गया था सरकार के आते ही, मगर उसको दोबारा से IMT लगाने की घोषणा करी थी। और 2 कॉलेज भैंसवाल और बड़ौदा में घोषणा करी थी। हमारे जो विधायक हैं इंद्राज भालू जी, उन्होंने जो है वो आज ही समय मांगेंगे, जब समय मिलेगा मुख्यमंत्री जी के पास, बाकी लोगों के पास, जहाँ जहाँ जाएंगे, और ये जो घोषणाएं हुई थी कि वह सरकार ये करेगी, सरकार से आग्रह करेंगे कि राजधर्म निभाते हुए अपनी घोषणाओं पे सरकार पूरा उतरे। आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि चुनाव में ये कहा गया था कि चाहे हार होगी तो हम ये करेंगे, तो सरकार इन बातों को पूरा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो 20,000 जो हमारी वोट बढ़ी, इसका क्या अर्थ है, विश्लेषण आप लोग कर सकते हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा, आप लोगों में बुद्धिमत्ता हमसे ज़्यादा है, विश्लेषण करने की प्रतिभा हमसे ज़्यादा है, मगर ये
अगर आप सारे हरियाणा में अप्लाई करें कि कांग्रेस की 20,000 वोट बढ़ा दे हर सीट पे, ये तो 1 साल के बाद का सरकार का हिसाब किताब है कि किसकी लोकप्रियता कितनी बढ़ी घटी। सारे हरियाणा में अगर बढ़ा दे तो गठबंधन 19 सीटों पे सिमट के रह जाए। बाकी जो विधायक हैं इनके, वो सभी जो है डेंजर मार्क के में आ जाएंगे। तो बाकी विधायकों को मैं समझता हूँ नैतिकता के आधार पे समझना चाहिए कि लोगों ने अविश्वास सरकार में व्यक्त कर दिया। तो राइट टू रिकॉल 75% का इन्होंने नियम रखा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 19 सीटों में रह गए तो सरकार के खिलाफ राइट टू रिकॉल लोगों ने अपना व्यक्त कर दिया है। आप 90 की 90 सीटों में कांग्रेस की 20,000 वोट जोड़ के आप अंदाजा लगा लें 31 सीटों पे आज कांग्रेस पार्टी पहुंच जाएगी। तो ये जनादेश है। आने वाले समय में आने वाले समय में हम दिसंबर महीने में, पहले 6 का था 13 का होगा, 13 दिसंबर को गोहाना में बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के सारे कार्यकर्ता जो जुटे थे बड़ौदा के अंदर इस ऐतिहासिक नतीजे के लिए, उन सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर का धन्यवादी एक सम्मेलन भी करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि ये जनादेश का अर्थ एक और है, इस जनादेश ने लोग हरियाणा में दुखी हैं, हर वर्ग दुखी है, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर, और लोगों ने एक जनादेश दिया है कांग्रेस पार्टी को, चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा जी को, कि भाई आप लड़ाई लड़े, हरियाणा में इस सरकार से लड़ाई लड़े, इनकी जन विरोधी नीतियों से लड़ाई लड़े, ताकि ये लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित ना करें। ऐसी भूमिका विपक्ष की निभाएं। और अब ये जनादेश सरकार को हिलाने का जनादेश है। आप समझ सकते हैं जब इतना लंबा कार्यकाल पड़ा हो सरकार को, इस तरह का फैसला आए। ये जनादेश हमारा ये भी मानना है कि लोगों ने इस भावना से दिया है कि कांग्रेस पार्टी का लड़ाई लड़े, तो आने वाले समय में किस प्रकार से क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रोड आगामी संघर्ष सरकार से के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी संघर्ष का क्या रोड मैप रहेगा, वो 13 दिसंबर को जब ये कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे गोहाना में, तो वो सारी बात उसमें आगे रखेंगे। और ये संघर्ष इस जन विरोधी अनैतिक गठबंधन जो कि अहंकारी और असंवेदनशील हर रोज अपने आप को साबित कर रहा है, इसके खिलाफ ये संघर्ष आगाज से अंजाम तक ये तब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरीके से जो सरकार लोगों में विश्वास खो जाए, उसका जब तक पूरी तरीके से पतन नहीं हो जाता, तब तक ये संघर्ष हम लोगों का जारी रहेगा। तब जब तक हरियाणा दोबारा से तरक्की के, विकास के रास्ते पे दोबारा से नहीं लौटता,